जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हमारे हिस्ट्री की तीसरी क्लास होने वाली है और लास्ट क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या किया था, पढ़ा था। और उसमें हमने लगभग आपको सिंधु सभ्यता की 3 स्थल के बारे में क्या किया था, पढ़ा दिया था। सबसे पहले हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाया था और तीसरा चन्हुद्रो के बारे में पढ़ाया था। और आप ये भी देखेंगे हमने आपको स्थलों के बारे में कैसे पढ़ाया था। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि स्थल की खोज कब हुई थी। दूसरी बार हमने आपको बताया कि स्थल को खोजा किसने था, यानी उसकी खुदाई किसने की थी। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि उस स्थल, वो जो स्थल हमारे पास मिला है वो कहाँ पर स्थित है। और चौथा पॉइंट हम क्या देख रहे थे, उस स्थल से हमारे पास क्या क्या साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, तो हम लोग एक स्थल को 4 स्टेप पे पढ़े। सबसे पहले उस किस सन में खोजा गया था, उसकी खुदाई किसने की, और स्थित कहाँ पे, और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले। इस प्रकार से हम क्या कर रहे थे, स्थलों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास चौथा स्थल क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास चौथा स्थल है, चौथा स्थल रोपण दिया गया है। और रोपण की खोज कब हुई थी, देखिए जो हमारे पास रोपण है, इस रोपण की खोज हमारे पास 1953 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1953 ईस्वी में। तो देखिए जो हमारे पास रोपण स्थल है, इसकी खोज क्या हुई थी, 1953 ईस्वी में हुई थी। देखिए सबसे पहले हमने जान लिया कि इसकी खोज कब हुई थी। अब क्या जानेंगे कि इसकी खुदाई किसने की थी। तो देखिए जो इसकी खुदाई थी उसको यज्ञदत्त शर्मा ने, किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी क्या की थी, खुदाई की थी। ठीक है, अब देखिए हमने ये भी जान लिया कि रोपण को 1953 में खोजा था, इसको यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। अब हम लोग जानेंगे ये स्थित कहाँ पे। तो देखिए जो रोपण है ये आपके पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पंजाब में सतलज नदी के क्या है, किनारे स्थित है। यानी कि जो आपके पास रोपण स्थल है उसको 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। और यह जो स्थल आपके पास पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या साक्ष्य देखने को मिले थे। यहाँ पे हमारे पास मानव के साथ साथ, यानी कि जो मनुष्य था उसके साथ साथ उसके पालतू जानवरों को भी दफनाया गया था। यानी कि वहाँ से जो हमारे पास सावधान मिला है, वहाँ से जो 100 मिला है, उसमें क्या मिला है, वहाँ पे देखा गया कि जो मनुष्य है, मनुष्य और प्लस उसका पालतू जानवर, क्या मनुष्य प्लस उसका जो पालतू जानवर है, उसको दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, दफनाया गया था। इसके साक्ष्य देखने को मिला है, मनुष्य और पालतू। ठीक उसी प्रकार से ये साक्ष्य मिले हैं जैसे हमारे पास 9 पाषाण काल में बुर्जहोम में जो मिले थे। बुर्जहोम में हमारे पास भी क्या, वहाँ पे भी हमको देखने को मिला था कि वहाँ जो मनुष्य थे उसके साथ उसके पालतू जानवरों को क्या कहते हैं, दफनाया गया था। सेम उसी प्रकार का साक्ष्य आपको रोपण से भी देखने को मिला। यानी कि यहाँ से ये साबित होता है कि उस समय के मनुष्य भी क्या करते थे, पशुओं का पालन करते थे। ठीक है, अब देखिए रोपण के बाद से हमारे पास जो अगली स्थल आती है वो क्या है, कालीबंगा। देखिए हमारे पास 3 ही मुख्य स्थल है जिसे पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। आपके पास सबसे पहले मोहनजोदड़ो से भी पूछता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद से आपके पास हड़प्पा से पूछता है, हड़प्पा के बाद चन्हुद्रो से भी पूछता है, और लोथल से भी आपसे क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन पूछने को बनता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का स्थल क्या दिया गया है। हमारे पास नेक्स्ट स्थल दिया 5वां स्थल कालीबंगा। क्या दिया है, कालीबंगा। तो हम जानेंगे कालीबंगा की खोज कब हुई थी। देखिए कालीबंगा जो स्थल है इसकी भी खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, देखिए जो कालीबंगा आपके पास स्थल है इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अलमानंद घोष ने। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बीच में ना लिखे हमने, यहाँ पे लिखा है इसकी जो खोज है अलमानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अलमानंद घोष ने। अब देखिए लेकिन यहाँ पे जो बीबी लाल एवं बी के थापर, कौन थे, बीबी लाल और बी के थापर थे, इन्होंने क्या की थी, उस स्थल की खुदाई की थी। यानी कालीबंगा की क्या की थी, खुदाई किसने की थी, बीबी लाल एवं बी के थापर ने। लेकिन इस कालीबंगा स्थल की खोज किसने की थी, अलमानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अलमानंद घोष ने की थी। और किस सन में की थी, 1953 ईस्वी में की थी। अब देखिए ये जो कालीबंगा स्थल है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, जिसे हम लोग क्या सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, उसके किनारे पर क्या है, बसी हुई थी। ठीक है, तो हमने क्या जाना, कालीबंगा के बारे में जाना कि कालीबंगा जो स्थल है इसकी खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी, अलमानंद घोष के द्वारा खोजी गई थी। और इसकी खुदाई किसने की थी, बीबी लाल एवं बी के थापर ने क्या की थी, इसकी खुदाई की थी। और ये जो आपके पास कालीबंगा स्थल है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है, स्थित है। और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के, जिसे हम लोग सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, इसके किनारे क्या है, वो स्थित है। अब देखिए जो कालीबंगा स्थल है, इस कालीबंगा का अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पे काली मतलब आपके पास हो गया काला, और बंगा मतलब चूड़ी। मैंने यहाँ पे कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। क्या है, काली मिट्टी की चूड़ी। जो कालीबंगा शब्द है इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, ये इतनी चीज़ आप क्या करें, अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें देखने को मिले। हमने ये जान लिया कि इसकी खोज कब हुई थी, खोज किसने की थी, खुदाई किसने की थी, और ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और जो इसका नाम है इसका अर्थ क्या है। इतनी चीज़ें जानने के बाद से अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य देखने को मिले, यानी कौन कौन सी वस्तुएं देखने को मिली है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास अलंकृत ईंटें मिली हैं। पहला साक्ष्य क्या मिला यहाँ से, अलंकृत ईंटों की। अलंकृत ईंटों मतलब कि ईंट पर कुछ ना कुछ डिजाइन मिली थी। क्या मिली थी, ईंटों पर कुछ ना कुछ डिजाइन बनी हुई थी। वो वैसे उस प्रकार की ईंटें में कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से देखने को मिली है। अब देखिए
दूसरा यहाँ पे मिला है जूता हुआ खेत, यानी यहाँ पे जो खेती थी उसको क्या था, जूता गया था, यानी कि खेतों को हलों से क्या गया था, जोता गया था। और उसका साक्ष्य भी हमको कहाँ से देखने को मिला है, कालीबंगा से देखने को मिला गया। 7 हवन कुंड, 7 हमारे पास क्या मिले, हवन कुंड, यानी कालीबंगा से 7 हवन कुंड देखने को मिला है, जिसमें हमारे पास क्या करते, पुजारी पूजा करते थे, हवन करते थे। ठीक है, तो 7 हवन कुंड हमें कहाँ से देखने को मिले हैं, कालीबंगा से देखने को मिले हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे पास चना और सरसों के भी साक्ष्य क्या हुए देखने को मिले हैं, किसके साक्ष्य, चना और सरसों के भी साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिले हैं, कालीबंगा से देखने को मिले हैं। और यहाँ पे आपके लकड़ी के हल, किसका, लकड़ी का हल का भी साक्ष्य मिला, यानी कि यहाँ पे जो हल थे वो किसके बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे। इसके भी साक्ष्य आपको कहाँ से देखने को मिले, कालीबंगा से देखने को मिले हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो मेसोपोटामिया की मुहरें देखने को मिली है, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता होती है। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये भी आपके पास जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके समकालीन सभ्यता थी, यानी मेसोपोटामिया एक सभ्यता, ये भी जिस प्रकार से जिस टाइम पे आपके पास सिंधु घाटी की सभ्यता पनप रही थी उसी टाइम पे मेसोपोटामिया की भी सभ्यता क्या होती है, वहीं पे आगे बढ़ रही थी। अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों आपस में समकालीन सभ्यता थी। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता मुहरें हैं वो आपको कहाँ देखने को मिली, कालीबंगा में देखने को मिली। इससे क्या सिद्ध होता है, यानी कि मेसोपोटामिया और जो सिंधु घाटी से सभ्यता के लोग थे आपस में क्या करते थे, व्यवसाय करते थे, तभी तो एक दूसरे के मुहरें एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास और क्या साक्ष्य देखने को मिली, यहाँ पे काली रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ देखने को मिली थी। क्या देखने को मिली थी, काली रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ पे वो देखने को मिली थी, कहाँ से, कालीबंगा में। अब देखिए यहाँ पे ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते थे, किसके, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, यानी कि यहाँ के लोग ऊँट का भी पालन क्या करते थे, यानी कालीबंगा के लोग ऊँट का भी पालन करते थे, क्योंकि वहाँ पे से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए आपके पास कालीबंगा स्थल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्थल देखते हैं, अगला स्थल हमारे पास क्या दिया गया है, रंगपुर। क्या दिया है, रंगपुर। अब देखिए जो रंगपुर स्थल है इसकी खोज 1953 से लेके 1954 के बीच में हुई थी। कब से, 1953 से लेके 1954 के बीच में हुई थी। और इसकी खुदाई किसने की थी, एसआर राव ने की थी। किसने की थी, एसआर राव ने इसकी खुदाई की थी। यानी रंगपुर की जो खोज हुई थी 1953 से 1954 के बीच हुई थी और इसकी खुदाई किसने की थी, एसआर राव ने की थी। अब देखिए ये जो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में क्या है, स्थित है। रंगपुर जो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और कहाँ पे, भादर नदी के किनारे, कहाँ पे, भादर नदी के किनारे स्थित है। जो रंगपुर आपके पास स्थल है इसकी खोज 1953 से 1954 ईस्वी के बीच हुई थी और एसआर राव ने क्या की थी, इसकी खुदाई की थी। और जो रंगपुर स्थल है ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और भादर नदी के किनारे क्या है, ये स्थित है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या देखने को मिले थे, यहाँ से चावल के साक्ष्य देखने को मिले। चावल की जो भूसी होती है, चावल की भूसी आप लोग देखे होंगे जब हम धान कुटवाने ले जाते हैं तो उसमें से क्या आती है, चावल की वहाँ की भूसी निकलती है। तो चावल की भूसी के साक्ष्य आपको कहाँ से देखने को मिले, रंगपुर से देखने को मिले हैं। और गेहूं की खेती के साक्ष्य भी आपको कहाँ से देखने को मिले, रंगपुर से देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं और ना तो रंगपुर उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसलिए हमने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था उतना हमने आपके लिए लिख के लेकर आया है। अब देखिए अगला स्थल हमारे पास क्या दिया गया, अगला स्थल दिया गया लोथल। इसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा कि लोथल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन बनता है। अब देखिए लोथल जो स्थल है इसकी खोज 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। और इसकी भी खोज एसआर राव ने ही की थी। किसने की थी, एसआर राव ने इसकी क्या की थी, खुदाई की थी। एसआर राव ने क्या की थी, लोथल स्थल की खुदाई की थी 1955 में। अब देखिए ये जो स्थित है आपके पास गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में क्या है, ये स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे, भोगवा नदी के। यानी कि जो लोथल स्थल है 1955 में एसआर राव के द्वारा की गई थी, इसकी खुदाई की गई थी और यह गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे क्या है, स्थित है। अब देखिए यह सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह स्थल है। यानी कि यह जो लोथल स्थल है इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह स्थल, क्या था, बंदरगाह। ठीक है, अब देखिए यह जो बंदरगाह था लोथल बंदरगाह, ये क्या था, सबसे बड़ी संरचना थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी संरचना के नाम से अगर किसको जाना जाता है, लोथल को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ की बंदरगाह थी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्या है, तो आप लोग बताएंगे लोथल का जो बंदरगाह है, लोथल में जो बंदरगाह है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए इसे मृतकों का नगर भी कहते हैं। जो लोथल है इसे मृतकों का नगर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मृतकों का नगर हम लोग किसी कहते हैं, लोथल को कहते हैं। इसी प्रकार हमने आपको बताया था मृतकों का टीला। क्या बताया था, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसके नाम से हम जानते हैं, तो हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि मृतकों का टीला किसको में कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला और मृतकों का नगर किसे कहते हैं, लोथल को कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। यहाँ से आपके पास पेपर में क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिली है, यहाँ से क्या क्या वस्तु हमको देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से बाजरा और चावल के साक्ष्य देखने को मिला है, यानी कि यहाँ के लोग बाजरा और चावल की क्या करते थे, खेती करते थे। कहाँ के लोग, लोथल के लोग बाजरा और चावल की क्या करते थे, खेती करते थे। अब देखिए, घर के दरवाजे सड़कों की ओर क्या होते खुलते थे, यानी कि जो हमारे वहाँ के लोथल स्थल के पास जो घर थी उसके जो दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ क्या बोलते थे, खुलते थे। यानी घर से बाहर सड़कों की दिशा में क्या करते, घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खुलती थी। अब देखिए, यहाँ पे फारस की मुहर देखने को मिली है। किसकी मुहर, फारस की मुहर देखने को मिली है। कहाँ पे, लोथल पे। अब देखिए, जो लोथल है ये विदेशी व्यापार के संकेत हैं, यानी कि जो फारस की मुहर मिली है इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ के भी लोग क्या करते थे, विदेशों से व्यापार करते थे। उसके ये संकेत क्यों मिलते हैं, फारस की मुहर की वजह से। फारस की मुहर के साक्ष्य देखने को मिले, इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग विदेशों से व्यवसाय करते थे। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिला है, युगल सावधान मिला है। क्या मिला है, युगल सावधान। युगल सावधान मतलब कि जोड़े में आपके पास, जोड़े में क्या मिला है आपके पास, कब्र में आपको देखने को मिला। यहाँ पे 100 मिले हैं, जोड़े में 100 देखने को मिले। जोड़े में 100 का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ से सती प्रथा का प्रतीक आपको देखने मिलता है। यानी कि अगर उस किसी औरत का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी क्या कहता है, जलाया जाता है। इस प्रकार की हम लोग प्रथा को हम कहते हैं सती प्रथा कहते हैं। अब देखिए, जो सती प्रथा है इसके साक्ष्य हमको कहाँ से देखने को मिले हैं, लोथल से देखने को मिले हैं। लोथल से हम लोग किसके युगल सावधान यानी कि सती प्रथा का प्रतीक देखने को मिला है। अब देखिए, यहाँ पे कौन सा खेल खेला जाता है, तो जो लोथल के लोग हैं वहाँ पे शतरंज का खेल क्या करते थे, खेलते थे। वहाँ पे शतरंज के खेल का भी साक्ष्य देखने को मिला है। अरे यहाँ पे हाथी दांत का पैमाना देखने को मिला है, यानी ये वहाँ के जो लोग थे किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए हाथी के दांत का प्रयोग करते थे पैमाने के तौर पर। किसके तौर पर, पैमाने के तौर पर। तो वहाँ पे ये भी चीज़ है कि हाथी के दांत के पैमाने के तौर पर कहाँ यूज किया जाता था, लोथल में। लोथल में हाथी के दांत को किसके तौर पर यूज किया जाता था, पैमाने के तौर पर। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मम्मी का मॉडल मिला था। क्या मिला था, मम्मी का मॉडल। जो आप देखोगे मम्मी जो बनती हैं, जो आदमी मर जाते हैं तो उसके ऊपर पेस्ट वहाँ पे जो लेप उप लगा के उसको क्या कहते हैं, पट्टी से पूरा लपेट के उसे एक कब्र में बंद करके रख दिया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मम्मी बोलते हैं। तो इस मम्मी का जो मॉडल है वो कहाँ से देखने को मिला था, लोथल से देखने को मिला था। यहाँ पे लोमड़ी और चिड़िया का चित्र भी देखने को मिला होगा। किसका, देखिए जो यहाँ पे लोथल बंद रखा है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, लोमड़ी और चिड़िया का चित्र भी देखने को मिला था। इससे क्या सिद्ध है, देखिए ये जो लोमड़ी और चिड़िया का चित्र है, इससे आप कहानी भी, आप इसको बचपन में छोटे क्लास में पढ़े थे, लोमड़ी और कौवे की कहानी। इसमें क्या था, एक पेड़ पे आपके पास चिड़िया है, यानी कि जो कौवा है। देखिए यहाँ पे चिड़िया बोला गया है तो आप कौवे की कहानी पढ़े होंगे। ये अपने मुंह में अनाज लेके क्या होता है, रखा होता, एक पूड़ी लेके रखा था और नीचे लोमड़ी थी। ठीक है, उस प्रकार का चित्र आपको कहाँ देखने को मिला है, लोथल में मिला है। अब देखिए, यहाँ पे शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं, यहाँ से भी हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं और घोड़े की हड्डियाँ भी देखने को मिली हैं। यानी लोथल से क्या क्या चीज़ देखने को मिली है, बाजरा के चावल के साक्ष्य मिले हैं, घर के दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे, फारस की मुहर मिली है, युगल सावधान मिला है, शतरंज का खेल मिला है, हाथी दांत के पैमाने देखने को मिले हैं, मम्मी का मॉडल मिला है, लोमड़ी और चिड़िया का चित्र देखने को मिला है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण देखने को मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य देखने को मिले हैं। कहाँ से, लोथल से। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास क्या दिया गया स्थल, अगला स्थल हमारे पास सुरकोटदा। क्या है, सुरकोटदा। और जो सुरकोटदा स्थल है इसकी खोज कब हुई थी, 1964 से लेके 1968 ईस्वी के बीच में हुई थी। कब से, 1964 ईस्वी से लेके 1968 ईस्वी के बीच में किसी खोज हुई थी, सुरकोटदा की। और इसकी जो खुदाई थी जगपति जोशी ने कराई थी। किसने कराई थी, जगपति जोशी ने। यानी जो सुरकोटदा स्थल है इसकी खोज 1964 से 1968 ईस्वी के बीच में हुई थी और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने क्या की थी, कराई थी। और ये जो इसी सुरकोटदा है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, सादी कौर नदी के किनारे। कहाँ पे, सादी कौर नदी के किनारे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो सुरकोटदा है ये 1964 से 1968 ईस्वी में खोजी गई थी और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की थी। यह गुजरात के कच्छ जिले में सादी और कौर नदी के किनारे क्या है, स्थित है। अब देखिए, यहाँ से क्या देखने को मिला है, यहाँ से धावन पात्र के साक्ष्य देखने को मिले हैं। क्या चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, धावन पात्र, यानी कि वाश बेसिन, जो हम लोग बेसिन यूज करते हैं हाथ वगैरह धुलने के लिए, इसके भी साक्ष्य आपको कहाँ से देखने को मिले हैं, सुरकोटदा से देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कलश सावधान, यहाँ से किसका सावधान मिला, कलश सावधान भी आपको देखने को मिले। कहाँ से, सुरकोटदा से। अब ये कलश सावधान का अर्थ क्या होता है, ये एक मृदभांड होता है। मृदभांड मतलब कि मिट्टी का बर्तन होता है। और ये जो मिट्टी का जो ये बर्तन था ये लाल रंग का था। किसका था, लाल रंग का। और इस पर क्या हुई थी, काले रंग से डिजाइन बनाई गई थी। किस पे डिजाइन बनाई थी, काले रंग से डिजाइन बनाई थी। ये जो कलश सावधान था क्या था, एक मृदभांड था, ये लाल कलर का था और इस पर काले रंग से क्या की गई थी, डिजाइन बनाई गई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और ये
यहाँ से घोड़े की हड्डी तथा हल का टेराकोटा का साक्ष्य मिला है, यानी कि सुरकोटा से घोड़े की हड्डी के भी साक्ष्य मिला है, यानी कि यहाँ के लोग क्या करते थे, घोड़ों को भी पालते थे। और देखिए हल का टेराकोटा, टेराकोटा मतलब होता है किसी मिट्टी से बना हुआ बर्तन, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ, वो भी मिट्टी को ऐसे कच्ची मिट्टी को पकाया जाता था, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं टेराकोटा कहते हैं। तो हल का टेराकोटा मतलब कि मिट्टी से बनाया गया हल, ठीक है। इसके भी साक्ष्य आपको कहाँ से देखने को मिले, सुरकोटा से देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पास नेक्स्ट हमारे पास जो स्थल दिया गया 9वां स्थल, वो क्या दिया गया, धौलावीरा। क्या दिया गया, धौलावीरा। अब देखिए धौलावीरा जो स्थल है इसकी खोज कब हुई थी, 1967 से लेकर 1968 ईस्वी के बीच हुई थी। यानी कि जो धौलावीरा है इसकी खोज 1967 से 1968 के बीच हुई थी और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी। किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी क्या की थी, खुदाई की थी। तो जो धौलावीरा स्थल है इसकी खोज 1967 से 1968 के बीच रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी और इन्होंने इसकी क्या की थी, खुदाई की थी। ये भी कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, लेकिन ये खादिर बेत नदी के, कहाँ पे, खादिर बेत नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के, खादिर बेत नदी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि इसकी खोज किसने की थी, खुदाई किसने की थी और ये कहाँ पर स्थित है। अब देखिए जो धौलावीरा था यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। देखिए धौलावीरा से हम आप देखेंगे कि यहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य देखने को मिले, यानी कि जल निकासी की अक्षय व्यवस्था में कहाँ देखने को मिले, धौलावीरा में देखने को मिले हैं। अब जो यहाँ का जो नगर था उसको 3 भागों में क्या किया था, विभाजित किया था। यहाँ के नगरों को, धौलावीरा के जो नगर थे इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके भी साक्ष्य हमको कहाँ धौलावीरा में देखने को मिले। अब देखिए जो पाषाण खंडों पर अभिलेख देखने को मिले, यानी यहाँ पे पाषाण यानी पत्थर थे, ठीक है, उनके टुकड़ों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ देखने को मिला था। धौलावीरा में ऐसे पत्थर मिले हैं जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। धौलावीरा से आपको स्टेडियम के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। क्या साक्ष्य देखने को मिले हैं, धौलावीरा से स्टेडियम के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब देखिए धौलावीरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने आपको बताना है। देखिए जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कौन सा है, धौलावीरा। क्या है, धौलावीरा। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला था, ये गुजरात और पाकिस्तान में फैला हुआ था। कहाँ पे, गुजरात और पाकिस्तान में फैला हुआ है धौलावीरा। अब देखिए लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, राखीगढ़ी। और ये कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए, तो आप क्या बताएंगे, धौलावीरा बताएंगे। और यह बताएंगे कि यह गुजरात और पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ दे कि बताइए भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे राखीगढ़ी। और ये कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी शहर कौन सी थी, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। कौन सा था, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा संरचना था। और पूछ दे कि सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया सबसे बड़ी संरचना क्या थी, जो वहाँ की बंदरगाह थी, यानी कि लोथल। कौन सा था, लोथल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसका स्थल है और लास्ट स्थल जो हमको पढ़ना है, ठीक है। स्थल तो इसके बहुत सारे ज़्यादा है, आपको मालूम है भारत में 900 से ज़्यादा स्थल आपको देखने को मिले हैं, पाकिस्तान में 400 से ज़्यादा स्थल देखने को मिले हैं, अफगानिस्तान में 2 स्थल देखने को मिले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्थल हो गए, लेकिन इसमें से हम सारे स्थल को तो पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए इसमें से केवल 10-12 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 10 से आपके एग्जाम में बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमने 10 स्थल को आपको क्या किया, पढ़ा दिया। अब देखिए 10वां स्थल हमारे पास क्या दिया गया, बनवाली। क्या दिया गया, बनवाली। और इस बनवाली स्थल की खोज 1974 ईस्वी में हुई थी। किस में हुई थी, 1974 ईस्वी में हुई थी बनवाली स्थल की खोज। और इसकी जो खुदाई है, इसकी खुदाई भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो बनवाली स्थल की खोज 1974 ईस्वी में हुई थी और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और ये हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, ये हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। तो जो बनवाली है आपके पास, इसकी खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और खुदाई भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और ये हरियाणा के रंगोई नदी के किनारे क्या है, स्थित है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको मिट्टी से बना हुआ हल के साक्ष्य देखने को मिले हैं, यानी कि बनवाली से भी आपको मिट्टी से बने हुए हल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। यहाँ से जौ के भी साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। यहाँ की सड़कें क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी यहाँ की सीधी सड़कें नहीं थी, यहाँ की सड़कें कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी हुई थी, ठीक है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि जो बनवाली है यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण घरों में सोख्ता देखने को मिला है। सोख्ता जहाँ पे पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो सोख्ता का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला है, बनवाली से देखने को मिला है। और क्यों वहाँ पे सोख्ता था, क्योंकि वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो आपके जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे उसके बारे में हमने आपको क्या किया, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि उसकी खोज कब हुई थी, उसकी खुदाई किसने की थी, वो कहाँ पर स्थित है और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य देखने को मिले। ये सारी चीज़ों को हमने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। अब देखिए आपके स्थल सारे खत्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी
उसकी नगर योजना क्या थी, फिर उसके धार्मिक क्या था, धार्मिक विचार उसके बारे में देखेंगे, धार्मिक, उसके बाद से हम लोग देखेंगे वहाँ की लिपि क्या थी इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, वहाँ का समाज के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज अब पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो थी उसकी नगर योजना कैसी थी, क्या थी, नगर योजना कैसी थी, यानी कि वहाँ में नगरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरी सभ्यता थी। कैसी थी, नगरी सभ्यता, नगरी मतलब कि शहरी सभ्यता। जो आप शहर देखते हैं, शहर कितनी अच्छी तरीके से विकसित रहता है, वहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था रहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या कहें, एक नगरीय सभ्यता कहें, यानी कि नगरीय व्यवस्था थी। अब देखिए यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण प्रकार की थी, यानी कि अगर एक सड़क ऐसे आ रही है तो दूसरी सड़क ऐसे जाएगी, यानी कि यहाँ पे सड़कें क्या कर रही है, एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री एंगल पर क्या करती, काट रही थी। और यहाँ पे जो सड़कों की डायरेक्शन थी, सड़कों की जो डायरेक्शन थी वो पूरब से पश्चिम की तरफ थी। किस थी, पूरब से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा के द्वारा क्या था, सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। यानी कि देखिए वहाँ पे सोचिए, आप खुद सोच के देखिए कि उस टाइम के लोग कितने इंटेलिजेंट थे कि वहाँ पे जो सड़कों का निर्माण भी इस प्रकार से किया गया था उसको साफ ना करना पड़े, सड़क ऑटोमेटिक हवा की सहायता से क्या हो जाए, साफ हो जाए, ठीक है। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वहाँ पे जो सड़कें थी उनकी दिशा जो थी, सड़कों की दिशा वो पूरब से पश्चिमी दिशा में थी। और देखिए जो हवा चलता है कैसे चलता है अपने भारत देश में, एक उत्तर पूर्वी हवा चलता है, फिर दक्षिण पश्चिमी हवा चलता है, ठीक है, जिसके कारण ये पे सड़कें क्या होती थी, ऑटोमेटिक साफ हो जाती थी। क्या होती थी, ऑटोमेटिक साफ हो जाती थी हवा के द्वारा ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सड़कों को कैसे रखा था, तो पूरब से पश्चिम दिशा में रखा गया था। अब देखिए अगला जो हमारे पास दिया गया है, यहाँ की जो नगरें हैं वो चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित थी। तो आप देखेंगे जैसे चेस बोर्ड पर जैसे जैसे खाने बने होते हैं, ठीक है, जैसे खाने बने होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे नगर की भी क्या हुई थी, विकास किया गया था। यहाँ पे जो नगर का डिजाइन था वो कैसे था, चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित था। जिस प्रकार से चेस में खाने बने थे उसी प्रकार से वहाँ पे नगर में घर और बने थे, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो नगरों में सड़कें व मकान थे वो विधिवत बनाए गए थे, यानी कि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया क्वालिटी में वहाँ की जो सड़क थी और मकान थे उसको क्या होता है, बनाया गया था। मकान पक्की ईंटों से क्या होते बने होते, यानी कि पकी हुई ईंटों की सहायता से वहाँ के मकान बनाए गए होते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो घरों के दरवाजे थे, कहते हैं जो घरों के दरवाजे थे और जो खिड़कियाँ थीं इसको मुख्य सड़क के पीछे वाली संकरी गली में खुलते थे, ठीक है। यानी कि देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जो अगर मान लिया वहाँ पर घर बना गया है तो जो घर के जो दरवाजे थे वो मेन सड़क की तरफ ना खुल के घर के पीछे जो पतली छोटी छोटी गलियाँ होती थी उस साइड खुलते थे। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये लगाया गया, ये सोचा गया कि यहाँ उस टाइम के लोग ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि जो सड़कों पे से जो धूल है, आंधी तूफान से जो धूल आते हैं, धूल मिट्टी, वो घरों में प्रवेश ना करे, इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं जो उसके दरवाजे थे वो मेन रोड पर ना खुल के पीछे वाले दरवाजे से खुलते थे, ऐसा माना गया है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे लोथल क्या है, इसका अपवाद है। लोथल क्या है, इसका अपवाद है, क्योंकि लोथल अभी हमने आपको पढ़ाया तो बताया था कि जो लोथल में जो घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलती हैं, यानी सड़क की ओर खुलती हैं। लेकिन बाकी जो सभ्यताएं, बाकी जो स्थल थे वहाँ के जो दरवाजे थे वो क्या होते थे, घर के पीछे वाली जो पतली गलियाँ होती थी उसके साइड खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। तो आप इन सारी पॉइंटों को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो देखिए घरों में जो निर्माण हुआ था, स्नान करने के लिए और शौच करने के लिए अलग अलग क्षेत्र थे, यानी कि जो वहाँ पे जो घर बने थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें देखिए नहाने के लिए और शौच करने के लिए दोनों के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए थे। अरे गेहूँ नहीं, गंदे पानी के साक्ष्य, ठीक है, जो गंदे पानी के साक्ष्य देखिए उसको निकालने के भी, देखिए गंदे पानी को निकालने हेतु जो नालियाँ थी, क्या थी, गंदे पानी को निकालने हेतु जो नालियाँ थी उनकी व्यवस्था भी देखने को मिल गई हैं। और जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी, क्या थी, नालियाँ ढकी हुई थी, ठीक है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया इसके नगर योजना के बारे में। तो सबसे पहले हमने उसको नगर योजना के बारे में आपको पढ़ाया कि जो इस समय के जो नगर थी वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, यानी कि शहरी सभ्यता थी। फिर हमने बताया यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसा क्यों होता था। अब देखिए इसको जो नगर की जो दिशा थी वो पूरब से पश्चिम की तरफ थी, किधर से, पूरब से पश्चिम की दिशा थी, ताकि सड़कें हवा से स्वतः साफ हो जाएं। फिर से हमने आपको इसके बारे में क्या पढ़ाया, फिर हमने आपको इसके बारे में बताया कि जो ये नगर थी वो चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित थी। यहाँ पे जो नगरों की सड़कें और मकान विधिवत रूप से बनाए गए थे और मकान पक्की ईंटों से बने थे। और उसके बाद से यहाँ पे गंदे पानी के निकास है तो नालियों की भी व्यवस्था थी। फिर घरों में जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो मुख्य सड़क पर के पीछे यानी कि गली में भी खुलते थे। लोथल क्या था, इसका अपवाद था। फिर से घरों में स्नान और शौच के क्या थे, अलग अलग क्षेत्र बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, उसकी नगर योजना थी। अब देखिए अब हम लोग क्या जानेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, यानी कि उस समय के लोग कैसे समाज में रहते थे, उस प्रकार के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए इनका जो समाज था वो मातृ
मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज का मतलब कि इस समाज में जो महिला प्रधान थी, यानी कि यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा वो दिया गया था, इज्जत यानी ज़्यादा सम्मान, यानी कि वहाँ पे महिलाएं राज करती थी, महिला जैसा बोलती थी वैसा होता था। ठीक है, ऐसा देखिए, ऐसा क्यों सोचा गया, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, यहाँ पे ज़्यादातर स्थलों से जो मूर्तियाँ मिलती थी वो लेडीज़ों की ही मिलती थी। किसकी मिलती थी? लेडीज़ों की ही मूर्तियाँ ज़्यादातर देखने को मिलती थी। इससे ये लॉजिक लगाया गया कि जो उस समय के समाज थी वो मातृसत्तात्मक समाज थी, यानी कि वहाँ पे महिला प्रधान थी। क्या थी? महिला प्रधान थी। महिलाएं जो चाहेंगी वैसा होता था। ये जैसे आज का कैसा है, आजकल जो पुरुष चाहते हैं वैसे तो कहने के लिए कि अधिकार दोनों को बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी भी ज़्यादातर पुरुषों का ही घरों में चलता है। ठीक है, तो देखिए उस समय क्या थी? मातृसत्तात्मक समाज थी। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। अब देखिए जो समाज थे वहाँ उस टाइम के, उनको 4 भागों में बांटा गया था। समाज को कितने? 4 वर्गों में बांटा गया था। अब देखिए 4 वर्गों में से जो पहला वर्ग था उसमें विद्वानों को रखा गया था। ठीक है, दूसरे वर्ग में योद्धाओं को रखा गया था। तीसरे में देखिए जो व्यापारी एवं शिल्पकार थे। व्यापारी मतलब जो व्यापार करते थे, और शिल्पकार मतलब कि जो पत्थरों से मूर्तियाँ का निर्माण करते थे। ठीक है, यानी जो नई नई वस्तुओं का निर्माण करते थे, उसको तीसरी कैटेगरी में रखा था। अब देखिए चौथे कैटेगरी में श्रमिकों को रखा गया था। जो श्रमिक थे, मजदूर थे, उनको क्या कहता है? चौथे वर्गों में रखा गया था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब देखिए वहाँ पे एक और चीज़ था, देखिए जो सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप आदि से जो निर्मित आभूषणों का प्रचलन था, जिन्हें स्त्री और पुरुषों समान रूप से क्या कहते थे? पहनते थे। देखिए यानी कि जो उस टाइम के लोग थे वो आभूषण जो पहनते थे, यानी कि जितना अधिकार महिलाओं को आभूषण पहनने का है उतना ही अधिकार पुरुषों को भी था। और उस समय के आभूषण बनते किससे किससे थे? सोने से बनते थे, चांदी से बनते थे, हाथी के दांत से बनते थे, तांबे एवं सीप आदि से क्या होते थे? बनते थे। अब देखिए लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर फेमस क्या था? मनका। मनका यानी कि मोती ज़्यादा फेमस थे हार के लिए। ठीक है, तो आप इन सारी बातों को याद रखिएगा। तो हमने आपको सामाजिक जीवन में बता दिया, इसके नगर योजना के बारे में बता दिया। अब हम लोग जानेंगे कि इसका धार्मिक जीवन कैसा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे, किस धर्म को मानते थे और किस प्रकार का उनका धार्मिक जीवन था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ का जो धर्म था वो मुख्यतः प्रकृति पूजा पर आधारित था। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ज़्यादातर वो प्रकृति की पूजा करते थे। क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। यानी कि जो इनका धर्म मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा पर आधारित था। अब देखिए मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यानी कि मातृ देवी की वो लोग पूजा ज़्यादा करते थे। मातृ देवी यानी कि हम लोग पृथ्वी माता कहते हैं। किसको? पृथ्वी माता को। यानी वो लोग पृथ्वी माता को क्या कहते हैं? ज़्यादा पूजते थे। अब देखिए इसके अतिरिक्त वो और भी लोगों को पूजते थे, जैसे पशुपतिनाथ को, यानी कि भगवान शिव को भी पूजते थे। यानी कि लिंग, यानी कि पुरुषों के लिंग की पूजा होती थी, महिलाओं की योनियों की पूजा होती थी। कहाँ पे? धार्मिक जीवन। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इन सब की पूजा करते थे। देखिए वृक्षों और पशुओं की भी पूजा कहाँ पे होती थी? वृक्षों और पशुओं की भी पूजा यहाँ पे की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए यहाँ के जो लोग थे वो भूत प्रेत, अंधविश्वास और जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। यानी कि जो लोग थे वो भूत प्रेत और अंधविश्वास और जादू टोना पर भी क्या करते थे? विश्वास करते थे। अब देखिए पशुओं में भी किसकी पूजा वो करते थे? जो कुब्बड़ वाला सांड होता है, यानी कुब्बड़ वाला जो बैल होता है, यानी कि नंदी को आप समझ सकते हैं। किसको समझते हैं? नंदी को। उनकी पूजा भी क्या करती थी? की जाती थी उस समय। और ये जो स्वास्तिक चिन्ह आज हम देखते हैं, इसकी भी संभवतः इसी सभ्यता की देन है। यानी कि जो आज हम लोग स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं? स्वास्तिक चिन्ह। इसको भी हम लोग क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की देन है कि हम लोग स्वास्तिक चिन्ह का आज यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मृतकों के संस्कारों में, कैसे संस्कारों में पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह कर्म भी क्या होते? शामिल थे। और ये हड़प्पा स्थलों में से मंदिरों के साक्ष्य देखने को नहीं मिले। यानी कि जो हड़प्पा स्थल थे, क्या थे? हड़प्पा जो स्थल था वहाँ से किसी भी मंदिर के साक्ष्य देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये सब थी क्या? इनकी धार्मिक जीवन थी। ठीक है, तो धार्मिक जीवन भी इनका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन, यानी कि उनके पास पैसे का सोर्स कहाँ से आता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए जो इनका मुख्य व्यवसाय था, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो इन्होंने व्यवसाय करते थे, तो मुख्य व्यवसाय में इनका क्या था? कृषि आता था। क्या आता था? कृषि। यानी कि लोग ज़्यादातर कृषि करते थे अपने आर्थिक जीवन के लिए। अब देखिए कृषि में भी गेहूं के, जौ के, कपास, चावल, मटर एवं फल के भी क्या करते थे? ये लोग खेती करते थे। फलों में क्या है? जैसे खजूर हो गया, तरबूज हो गया, इन सारी चीज़ों की वो लोग क्या करते थे? ज़्यादातर खेती करते थे। अब देखिए जो सिंधुवासी थे, कौन से? सिंधुवासी, यानी जो सिंधु के जो लोग थे वो कपास के प्रथम उत्पादक माने जाते हैं। क्या मानते हैं? कपास के प्रथम उत्पादक माने जाते हैं। इसलिए यूनानियों ने इन्हें क्या किया? जो कपास है, इस कपास को एक इन्होंने क्या दिया? नाम दिया। क्या नाम दिया? सिंडन नाम दिया। क्या दिया? सिंडन। क्यों सिंडन नाम दिया? क्योंकि जो कपास के प्रथम उत्पादक कौन थे? सिंधुवासी थे। कौन से? सिंधुवासी। सिंधुवासी कपास के प्रथम उत्पादक थे। इसलिए जो यूनानी लोग थे उन्होंने क्या किया? कपास को एक नया नाम दिया, सिंडन। क्या दिया? सिंडन दिया। अब देखिए ये लोग गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता आदि पशु भी पालते थे। ठीक है, इससे भी उनका क्या होता था? रोजी रोटी चलता था इनकी सहायता से भी। ठीक है, अब ये उद्योगों में ये क्या कहते हैं? सूती व ऊनी कपड़ों के विशेष स्थान था। यानी कि इनके जो उद्योग थे वहाँ पे सूती कपड़ों या ऊनी कपड़ों के उद्योग तो ज़्यादा करते थे।
अब देखिए ये लोग क्या थे, धातु निर्माण उद्योग का भी यूज करते थे, यानी अपने उद्योग में धातु निर्माण भी करते थे, आभूषण निर्माण उद्योग का भी यूज करते थे, बर्तन निर्माण उद्योग भी के, हथियार औजार निर्माण उद्योग और परिवहन उद्योग पर परिचित थे। यानी कि ये लोग क्या क्या उद्योग में क्या क्या चीज़ का उद्योग करते थे, धातु निर्माण का, फिर दूसरा आभूषण निर्माण का, तीसरा बर्तन निर्माण, फिर से हथियार और औजार निर्माण, और फिर से परिवहन उद्योग में भी ये लोग क्या करते थे, अपना यूज करते थे, ठीक है, व्यवसाय चलाने के लिए। अब देखिए इस काल में काले रंग के डिजाइन किए गए लाल मृदभांड प्रचलित थे। अभी हमने आपको बताया था मृदभांड के बारे में कि जो मिट्टी का जो घड़ा होता है या बर्तन होता है वो क्या होता है, काले रंग का उस पर डिजाइन बनाया होता है, क्या होता है, काले रंग का डिजाइन बनाया जाता है, और जो बर्तन होता था कैसा, लाल रंग का होता था, बर्तन लाल रंग का होता और उस पर काले रंग से क्या होती थी, डिजाइन बनाई गई होती थी, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे धातु को नहीं जानते थे, क्योंकि वो लोग को लोहे का कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिला है। और देखिए यहाँ पे जो व्यवसाय होता था वो वस्तु विनिमय व्यापार किया था, क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लेना, ठीक है, आप किसी को जौ दे के उनसे गेहूँ ले सकते हैं, इस प्रकार का, ठीक है, आप उनको वस्तु दीजिए वो आपको दूसरी वस्तु देंगे, इस प्रकार का यूज कहाँ पे होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज करते थे। अब देखिए वहाँ पे जो वस्तु नापने के लिए क्या था, जो माप तोल करने के लिए जो न्यूनतम बाट था कितने था, 16 केजी का था, जो न्यूनतम बाट था क्या था, 16 किलोग्राम का था। यानी कि अगर वहाँ पे जो लोग थे अगर वो किसी चीज़ को तौलते थे, क्या तौलते थे, तो उसके लिए न्यूनतम बाट का जो प्रयोग करते थे कितने केजी का था, 16 किलोग्राम का था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिपि एवं लेखन शैली थी क्या थी, अब देखिए इसके बारे में हम आते हैं, लिपि और लेखन शैली के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का क्या करते थे, यूज करते थे। तो देखिए जो इस सभ्यता के लोग थे वो भाव चित्रात्मक लिपि का यूज करते थे, किसका यूज करते थे, भाव चित्रात्मक लिपि। अब भाव चित्रात्मक लिपि क्या होता है, यानी कि कुछ लिखते नहीं थे, उस पर कुछ इमेज बनाते थे, ठीक है, कहीं पे वो जो लिखते थे उसमें इमेज बनाते थे, उस इमेज से कोई भाव प्रकट होता था और उसको क्या करते थे, उसका यूज वो करते थे लिपि में, ठीक है। अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि जो इनकी लिपि है उसे आज तक अभी पढ़ा नहीं जा सका है। अब इसीलिए इसे हम लोग किस में रखते हैं, देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, किसमें रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल ही क्या होता है आपके पास, ठीक है, इतिहास का वह समय काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आपको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, भाव चित्रात्मक लिपि हमको देखने को मिली थी, लेकिन उसे आज तक कोई भी लोग पढ़ ना सका, ठीक है, आज तक उसे मनुष्य पढ़ नहीं सके हैं, ठीक है, ऐसा लिपि है वो। तो देखिए यहाँ की लिपि शैली आपको समझ आएगी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और ये जो हड़प्पाइयों की अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त थे, यानी कि उनके जो अधिकांश जो अभिलेख थे वो क्या थे, बहुत ही संक्षिप्त थे। अब देखिए यहाँ के जो लिखावट के साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते थे, तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो मुहरों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता था, तांबे के जो औजार थे उस पर कुछ ना कुछ लिखे हुए मिलता था, आभूषण आदि पर क्या होते थे, कुछ ना कुछ लिखे हुए मिलते थे, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं, इनके मुहरों पर, तांबे के औजारों पर, आभूषण पर इत्यादि इसी प्रकार के अन्य वस्तुओं पर क्या होते थे, हमको इसके कुछ ना कुछ लिखे हुए साक्ष्य देखने को मिलते थे। अब देखिए यह जो लिपि थी इसको लिखा कैसे जाता था, तो देखिए सबसे पहले प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, किसको तरफ लिखा जाता था, जो लिपि थी उसको प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था, ठीक है। अब देखिए लेकिन जो द्वितीय पंक्ति थी, द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता था, किससे, बाएं से, तो पहली पंक्ति में आप दाएं से बाएं की तरफ लिखते आएंगे, दूसरी पंक्ति में आप क्या करेंगे, बाएं से दाएं की ओर लिखते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की लिपि का वो लोग क्या करते थे, यूज करते थे। देखिए इस प्रकार की जो लेखन शैली थी इसको एक नाम दिया गया था, क्या दिया गया था, ब्राउस्ट्रोफीडन, क्या था, ब्राउस्ट्रोफीडन के नाम से हम लोग क्या करते थे, जानते थे, ब्राउस्ट्रोफीडन के नाम से हम लोग क्या करते थे, इसको जानते थे। अब देखिए जो इनके मुहरे थे, इस टाइम के जो मुहरे मिलते थे उस पर एक सिंग वाले जानवर का, ठीक है, एक सिंग वाले जानवर जिसे हम लोग आज यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका ज़्यादातर इमेज हमको क्या मिलता है, उस पर देखने को मिलता है। जो मुहरे थे उस पर ज़्यादातर इमेज हमको किसका देखने को मिलता है, एक सिंग वाले जानवर का देखने को मिलता है। और देखिए इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का कोई चित्र देखने को मिलता है, गाय और सिंह का कोई भी चित्र मुहरों पर देखने को नहीं मिलता है। और ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसका चित्र हमको देखने को मिलता है, तो एक सिंग वाले जानवर का देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए ये था उसका लिपि एवं लिखन शैली। अब देखिए इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का क्या कारण बना इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से अंत हुई, इसका समाप्त कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के कई सारे मुख्य कारण हैं जिसके बारे में हम देखिए कई लोगों ने अपने मत जारी किए, उन मतों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो लगभग 1000 साल तक रही। कितने साल तक रही, 1000 साल तक सिंधु घाटी सभ्यता रही।
अब देखिए इसके अंत के कारण के बारे में कई लोगों ने अपना मत दिया, उन सारे मतों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर थे, कौन थे? गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इन लोगों ने क्या कहा कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण द्वारा, यानी कि बाहर से किसी ने इनके ऊपर आक्रमण किया या आर्य इसके ऊपर क्या किए? आक्रमण किए, जिसके कारण सिंधु सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है, पहला लॉजिक तो इन्होंने अपना ये दिया था। अब देखिए जो जॉन मार्शल और अर्नेस्ट, ठीक है, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट और जो SR राव थे, इन्होंने क्या कहा कि इस सभ्यता का अंत का कारण क्या है? बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। और ये जो तीसरा थे MR साहनी, क्या थे? MR साहनी, इन्होंने क्या बताया था? भूतात्विक परिवर्तन हुआ था या जल प्लवान हुआ था, जिसके कारण क्या होता? सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। और ये KUR कनेडी, क्या थे? KUR कनेडी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा आई थी। क्या आई थी? प्राकृतिक आपदा आई थी, जैसे मलेरिया आया था या कोई महामारी आई थी, जिसके कारण क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई। अब जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रशासनिक शिथिलता थी उसके कारण क्या हुआ? सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। अब देखिए जो ओरल स्टेइन अल्मानंद और घोष, ठीक है, ओरल स्टेइन अल्मानंद घोष, इन दोनों ने क्या कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ? अंत हो गया। ठीक है, ये तो थे इसके अंत के कारण। ठीक है, कई विद्वानों ने अपना मत जारी किया था, उन सारे सबके मतों को हमने क्या किया? आपको समझाया। ठीक है, इस कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत हो सकता था। तो यहाँ पे आपकी क्या हुई? सिंधु सभ्यता आपके पास नष्ट हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी उसके बारे में पढ़ते। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी? तो आपकी देखिए जो पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, फिर मिस्र की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता थी। ये तीनों सभ्यताएं क्या थी? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके समकालीन सभ्यता थी, यानी कि उसी समय ये भी सभ्यताएं क्या हो रही थी? पनप रही थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके सभ्यता के समय। सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखिए इसका विकास टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, जिसे हम लोग दजला और फरात नदी के नाम से भी क्या होते हैं? जानते हैं, इसके मध्य हुआ था। जो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ था, टिग्रिस या यूफ्रेटस नदी, जिसे हम लोग दजला फरात नदी के नाम से जानते हैं, इसके मध्य क्या हुआ था? इसका विकास हुआ था। और देखिए जो यहाँ की मिट्टी थी अत्यधिक उपजाऊ थी। क्या थी? यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि नगरीय सभ्यता की नगरों की तरफ विकसित नहीं थी। और इसके जो अर्थशास्त्र का मुख्य आधार कृषि था, यानी कि यहाँ के लोग अपना रोजी रोटी चलाने के लिए किसका यूज करते थे? कृषि का यूज करते थे। किसका? कृषि का इस्तेमाल करते थे। अरे इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा गया है। ठीक है, इस समय के जो मंदिर थे उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिगुरत कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिगुरत कहा गया है। अरे मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। इसकी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसको 4 भागों में बांटा गया था। किस किस भाग में? देखिए सबसे पहले सुमेरियन की सभ्यता थी। क्या थी? सुमेरियन की सभ्यता, फिर से बेबीलोन की सभ्यता, फिर सीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। इन 4 भागों में क्या कहता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता को बांटा गया था। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि जो झूलता हुआ बगीचा है वो बेबीलोन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेबीलोन में स्थित है, यानी कि झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। अब देखिए सिकंदर ने इस सभ्यता का अंत कर दिया था। जो सिकंदर था उसने क्या किया था? इस सभ्यता का अंत कर दिया था और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता का क्या कहते हैं? स्थापना कर दी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत किसने किया था? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता इसका अंत किसने किया था? सिकंदर ने किया था। और उसके स्थान पर क्या किया था? उसके स्थान पर इसने क्या किया था? ग्रीक के सभ्यता को थोप दिया था। अब देखिए और इसके बारे में हम जानते हैं कि विश्व की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे पहली सभ्यता बताइए कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। लेकिन ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी वो क्या थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अब आता है हम लोग मिस्र की सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो मिस्र की सभ्यता है ये रेगिस्तानों में स्थित थी। कहाँ पे? रेगिस्तानों में स्थित थी और ये नील नदी की देन है। क्या मानते हैं हम लोग? मानते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी की क्या थी? देन थी। ठीक है, अब ये इस सभ्यता का जो विकास था फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? फिरौन के नेतृत्व में इस सभ्यता का विकास हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, ठीक है, इस सभ्यता में हमको पिरामिड देखने को मिले हैं, सूर्य कैलेंडर देखने को मिला है और मम्मी का विकास हुआ था। क्या इसका विकास हुआ था? मम्मी का। तो जो मम्मी बनाए जाते हैं ना, भूत जो आप देखते हैं भूत भूत करके डरते हैं, वो मम्मी जिसके ऊपर हम लोग जो लाश होती है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? पट्टी बांधे होते हैं, वो क्या होती है? मम्मी। ठीक है, उसका विकास कहाँ से हुआ था? मिस्र से हुआ था। और वहाँ पर पिरामिड देखने को मिले थे और सूर्य का कैलेंडर देखने को मिला था। लेकिन जो इस पिरामिड में से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? गीजा का पिरामिड। जो गीजा का पिरामिड है वो क्या है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है।
ठीक है। तो ये क्या थी, मिस्र की सभ्यता में बारे में कुछ बातें थी। अब हम लोग जान लेते हैं चीन की सभ्यता के बारे में कुछ बातें। ठीक है, वैसे एग्जाम से इससे क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत कम, शायद ही कभी पूछे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में जो मेन मेन पॉइंट होती थी उसको हमने क्या किया, आपके सामने लेके आया। देखिए, जो चीन की सभ्यता थी यह पीली नदी के किनारे विकसित हुई। कहाँ पे, पीली नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे हुआंग हे नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। हुआंग हे नदी के भी नाम से हम लोग किसको जानते हैं, पीली नदी को जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, चीन की सभ्यता में कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग पर जोर दिया जाता था। जो चीन की जो सभ्यता थी इसमें कृषि पे, पशुपालन पे, व्यापार पे और उद्योग पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। जो चीन का व्यापार था वो मिस्र से मेसोपोटामिया, ईरान, भारत और रोमन साम्राज्य के साथ होता था। यानी चीन किसके किसके साथ व्यवसाय करता था, मिस्र के साथ करता था, मेसोपोटामिया के साथ करता था, ईरान के साथ करता था, भारत रोमन साम्राज्य के साथ करता था। ठीक है, चीन इन देशों के साथ क्या करता था, अपना व्यवसाय करता था। ठीक है, तो यहाँ तक आपके आने के बाद से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी कंप्लीटली क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टोटली जितना कुछ पढ़ाया जा सकता था, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, वो सारे चीज़ को हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, हमने आपको इस प्रकार से हिस्ट्री पढ़ाया है कि आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम को देते हैं तो आपको एक भी प्रश्न बाहर से देखने को नहीं मिलेंगे, आपको सारे प्रश्न पढ़ाए हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पढ़ के मज़ा आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें हमें।